हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बी इलेक्ट्रिक फाइटर। शुरू करते हैं हम हमारी इस क्लास को। इस क्लास में हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वर्टर का सिलेक्शन किस तरह से करना है, उन सब के बारे में इस क्लास में हम बात करेंगे। और इस क्लास को ख़त्म होने से पहले आप पूरा ये समझ लोगे कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैसे कनेक्ट करना है, किस तरह से नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है उसका कैलकुलेशन करना है, किस तरह से उनको कनेक्ट करना है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होंगे, स्ट्रिंग्स कैसे कनेक्ट होगी, नंबर ऑफ MPPT इसके अंदर कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इनपुट उसके डिसाइड होते हैं। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो लर्नर्स, शुरू करते हैं हमारे इस क्लास को हम शुरू करते हैं यहाँ से कि हमारा जो इन्वर्टर का सिलेक्शन किसका करना है, कि कौन से इन्वर्टर का हमारा सिलेक्शन करना है। तो उससे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमारा जो पावर आउटपुट था वो क्या था। तो पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो हमारा जो पावर आउटपुट था वो हमने कल ही जो पिछली क्लास जो थी उसके अंदर डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो पावर आउटपुट है वो 19.2 किलोवाट है। और जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमने जो किए थे, कैलकुलेट किए थे, वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे आए थे 48 नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये रहेगा कौन सा इन्वर्टर हमें सेलेक्ट करना है। तो इन्वर्टर की डेटा शीट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके लिए सूटेबल इन्वर्टर कौन सा रहेगा। उससे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इन्वर्टर के लिए आपका DC/AC रेशियो एक टर्म होती है। DC/AC रेशियो, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो DC पावर है वो ऊपर की तरफ आएगी न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में AC पावर आएगी। मतलब कि आपका जो DC/AC रेशियो जो होना चाहिए वो रहना चाहिए आपका 1 to 1.25 के बीच में। ये एकदम एफिशिएंट जो पावर प्लांट जो रहते हैं, सोलर पावर प्लांट, उसका जो DC रेशियो होना चाहिए वो इसके बीच में रहना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि आपका जो DC आउटपुट पावर है वो आपने कैलकुलेट कर ही दिया है, वो है आपका 19.2 किलोवाट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से चेक करना है कि उसके लिए सूटेबल कौन सा रहेगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसकी आउटपुट पावर 12,000 है और आपकी यहाँ पे DC जो पावर है वो 19.2, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा। ये तो अराउंड हो गया आपका 1.5 से भी ऊपर। सीधा सीधा कैलकुलेट करें, अगर हम इसको 19 भी लेके चले तो 19 अपॉन अगर 12 करेंगे तो ये 1.5 क्या 1.6 के राउंड हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं होगा। फिर हम इसकी बात करें 15,000 की, तो 15,000 को 19/15 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1.4 के राउंड। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं 17,000 वाले की। तो 17,000 मतलब कि 19.2 अपॉन 17, तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 1 अगर मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ तो 19.2 डिवाइड बाय 17, तो ये आ जाएगा आपका 1.12। तो ये आपका सूटेबल है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और हमने सेलेक्ट कर लिया है इस इन्वर्टर को। इसके आउटपुट रेंज ये है और बाकी जो इसका इनपुट डेटा है वो पूरा सेम ही रहेगा और ये बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ इसकी जो आउटपुट पावर है वो अलग है और अपरेंट पावर अलग है। तो दोनों जो है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने सेलेक्ट कर दिया है अपना इन्वर्टर, जिसका जो मॉडल रहेगा वो ये रहेगा सन 2017 KTL M2, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारी ये है 98.65 और इसका जो रिकमेंडेड इनपुट पावर है वो भी हमारा 25.500 है। तो वो हमारे लिए सूटेबल है क्योंकि हमारा जो पावर है वो 19.2 है, तो 25,000 जो है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी अब हम चेक करते हैं इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स किसी एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने रहेंगे। तो अभी इसके इनपुट के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, तो अभी हम उसके ऊपर चलते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। उसके ऊपर अगर हम जाएँ सीधे सीधे तो थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ पेज को, क्योंकि हम अभी नई कैलकुलेशन हमारी शुरू करेंगे। तो हमें निकालनी होगी 4 चीज़ें। फर्स्ट चीज़ रहेगी हमारी मैक्सिमम
नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, सेकंड चीज हमें कैलकुलेट करनी होगी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एक चीज हमें थर्ड चीज जो कैलकुलेट करनी होगी वो होगी मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन ए स्ट्रिंग। ये तीन चीज़ें हमें इसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल से। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका वोल्टेज रेंज, कि उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट है वो कितनी है। क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपके एक स्ट्रिंग में लगेंगे तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगेंगे उतनी ज़्यादा उसका वोल्टेज बढ़ेगा। क्योंकि जैसे एक जो मॉड्यूल है उसका जो वोल्टेज आउटपुट है, जैसे मैं यहाँ से आपको ले चलता हूँ मॉड्यूल की डेटा शीट पे कि आपका एक मॉड्यूल का मैक्सिमम आउटपुट कितना है। तो ये अभी हम आ गए हैं मॉड्यूल की डेटा शीट पे। तो मॉड्यूल हमने जो सेलेक्ट किया था वो ये वाला किया था 400 वाट पीक वाला। तो इसका अगर हम बात करें, इसका जो मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 49 है। तो एक का इतना रहेगा, फिर दो अगर सीरीज़ में कनेक्ट होंगे किसी एक स्ट्रिंग में तो दो का डबल हो जाएगा, तीन का और 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो हमें ये चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने रहेंगे। फिर यहाँ पे एक जो चीज़ मैटर करती है वो है इसका जो कोफिशिएंट है, मतलब कि इसका कोफिशिएंट कितना रहेगा अलग अलग टेम्परेचर पे, कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना रहेगा। जैसे जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर मैक्स के लिए कितना रहेगा, वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए कितना रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इसका जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होगा और करंट जो है वो कम ज़्यादा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा कि उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा सूटेबल रहेगा कितना। ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन शुरू करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर हमें मॉड्यूल निकालने हैं तो उससे पहले हमें ये देख लेना है कि हमारा जो वोल्टेज रेंज है जो इन्वर्टर में हम इनपुट डाल रहे हैं उसकी वोल्टेज रेंज कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज रेंज के ऊपर आए तो वोल्टेज रेंज में हमारे पास जो इसका मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है वो है 1080। ये मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें जिस पे ये ऑपरेट होगा, तो हमें तो इस ऑपरेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा 160 से लेके 950 तक। ठीक है, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगा। और इसका जो स्टार्टअप वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट हमें स्टार्टअप वोल्टेज चाहिए। तो 160 वोल्ट जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो हमें स्टार्टअप होने के लिए 200 वोल्ट चाहिए। तो हम हमारी जो रेंज सेलेक्ट करेंगे मॉड्यूल्स के सिलेक्शन के लिए, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स काउंट करने के लिए, तो हम जो हमारी मिनिमम रेंज रखेंगे वो 200 वोल्ट रखेंगे। 200 वोल्ट से लेके जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रखेंगे हमारे मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज वो 950 रखेंगे। फिर ये हमने एक सेलेक्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी हमारी सेफ लिमिट के लिए, थोड़ी सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम जो 200 वोल्ट है उसका 10% इंक्रीज़ कर देंगे। तो 200 वोल्ट का अगर हम 10% इंक्रीज़ करते तो ये हो जाएगा 220। और ये जो 950 वोल्ट है, 950 वोल्ट का हम 5% कम कर देंगे ताकि हम एक सेफ़ लिमिट के अंदर आ जाए, एक सेफ़ रेंज के अंदर आ जाए। तो इसका अगर हम 5% कम करेंगे, तो इसका अगर 5% कम करते तो हमारा आ जाएगा 95 × 0.95। तो ये हो जाएगा अराउंड अपना 902.5। तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी 902.5। मतलब कि हम 220 से लेके 902.5 के बीच में जो हमारा स्ट्रिंग का जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए उतना होना चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो चलते हैं हम वापस हमारे कैलकुलेशन के ऊपर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सीधे वहाँ पे स्ट्रिंग के पास ही चले जाते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे मूव करना नहीं पड़ेगा। तो सीधे हम चलते हैं अपने मॉड्यूल्स के वहाँ पे कि ताकि हमें जो कैलकुलेशन करने में आसानी नहीं हो और ज़्यादा हमें आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना पड़ा। यहाँ से हम चेक करेंगे। तो हमारी जो रेंज थी वो हमने कैलकुलेट कर ही दी। हमारी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 220 से लेके 902.5। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने रहेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल
उसके लिए हमें चेक करना होगा कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोल्टेज आउटपुट रहेगा वो कितना होगा। अब किसी भी मॉड्यूल का मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कब ज़्यादा रहेगा, जब टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो टेम्परेचर के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितना है। तो मान लीजिए आपने कोई जो साइट है वहाँ पे साइट का जो टेम्परेचर रेंज है कि आपका वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो है, जिस जगह पे आप जिस साइट पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रहता है वहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर उस साइट पे रहता है वो रहता है आपका 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर डेटा है, जो क्लाइमेट डेटा है, जो वेदर डेटा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कैलकुलेट करने के लिए कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रहेंगे, आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी रहेगी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज, आपका जो वोल्टेज मैक्सिमम कब रहेगा, आपका वोल्टेज मैक्सिमम तब रहेगा जब आपका जो टेम्परेचर है वो सबसे कम रहेगा, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका वोल्टेज का। तो हम चेक करते हैं यहाँ से, तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला रहेगा, जैसे आपका जो वोल्टेज आउटपुट रहेगा 2 डिग्री पे, तो कितना होगा, तो हम चेक करते हैं वोल्टेज एट VOC, मैक्सिमम वोल्टेज 2 डिग्री रहेगा, VOC एट 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आपका रहेगा जो आपका STC पे जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज एट STC प्लस जो वोल्टेज आपका पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसको मैं सिग्मा से डिनोट कर लेता हूँ, और प्लस टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका कितना रहेगा, STC पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस था जो टेम्परेचर एट STC माइनस टेम्परेचर एट आपका 2 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है ये हम सेल का टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं कि हमारे सेल का टेम्परेचर उस जगह पे क्या है, ठीक है। और जो वोल्टेज है वो STC का वोल्टेज की ये जो वोल्टेज रहेगा वो STC पे क्या रहेगा। अब हमने ये VOC क्यों लिया, देखिए जब भी आपका मिनिमम टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी, उस टाइम पे कंडीशन वो होगी कि आपकी जो मॉर्निंग टाइम रहेगा, कि नाइट के बाद जो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कब रहता है, नाइट के टाइम पे और मॉर्निंग के टाइम पे रहता है, क्योंकि दिन में तो धूप आ जाती है, तो उस टाइम तो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आपकी सन की पहली लाइट गिरेगी, सन की जो फर्स्ट लाइट आपके ऊपर गिरेगी, उस टाइम पे आपका जो लोड रहेगा उस टाइम कोई कनेक्टेड नहीं रहेगा, और न ही आपका जो इन्वर्टर रहेगा वो ऑन कंडीशन में रहेगा। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, आपका जो सर्किट रहेगा वो ओपन सर्किट रहेगा। तो हमें ओपन सर्किट जो VOC रहेगा वो पूरा का पूरा लगेगा आपके उसके इन्वर्टर के इनपुट में। तो आपको ये चेक करना होगा कि VOC उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि ये VOC वोल्टेज ही पूरा का पूरा इंजेक्ट होगा आपके इन्वर्टर में, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो लोड है वो कनेक्ट नहीं होगा, नहीं आपका इन्वर्टर ऑन होगा। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज उस टाइम पे रहेगा वो VOC रहेगा। तो अभी हम ये VOC 2 डिग्री सेल्सियस पे ही फाइंड आउट करेंगे। तो VOC एट 2 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, VOC एट STC, ये VOC एट STC, जो VOC एट STC तो आपने हमारी जो डेटा शीट है इसके अंदर दे ही रखा है। तो VOC एट STC जो रहेगा आपका वो है ये 49। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 49.0 है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिग्मा, ये सिग्मा है आपका टेम्परेचर वोल्टेज चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इसको मैं सिग्मा ही लिख लेता हूँ। फिर मैं बात करूँ टेम्परेचर ऑफ सेल एट STC, तो STC पे जो सेल का टेम्परेचर है वो हमने जो कंडीशन है उसमें दे ही रखा है कि जो टेम्परेचर है वो सेल टेम्परेचर 25 डिग्री है। तो इसको हम लिखेंगे 25 डिग्री, और माइनस जो सेल का टेम्परेचर 2 डिग्री पे क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे कोई सनरेज नहीं होगी, तो जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा उतना ही सेल का टेम्परेचर रहेगा, तो वो रहेगा आपका 2 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 49 प्लस सिग्मा, और ये आ जाएगा आपका 23 डिग्री, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि सिग्मा का मतलब है कि आपका वोल्टेज पर डिग्री टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो पर डिग्री चेंजेस कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसने जो VOC का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो -26% पर डिग्री सेल्सियस। तो हम निकालते हैं
तो जो आपका टेम्परेचर चेंज है तो ये आ जाएगा आपका VOC इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो भी है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है। तो आपका जो VOC है वो है आपका 49, और कितना हर एक डिग्री पे चेंज होगा तो वो अगर हम निकालें तो 49 इंटू 0.26, ठीक है। और ये परसेंटेज में, इसलिए हमें इसको 100 से डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर हम चेक करें तो ये आ जाएगा आपका करीब करीब, यहाँ से मैं अपना कैलकुलेटर ले लेता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो 49 को 0.26 से मल्टीप्लाई किया तो आता है हमारा 12.74, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये आ जाएगा 0.1274। ये आ जाएगा आपका 0.1274 वोल्टेज पर डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आपका पर डिग्री सेल्सियस पे इतना वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। अब आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 23 डिग्री। तो अगर इसको, जो हमारी सिग्मा की वैल्यू है, इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 49 प्लस 0.1274 इंटू 23 डिग्री। तो ये, इसको मैं सीधा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 0.1274 है, इसको 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2.93, और इसको जोड़ दिया आपने 49 से। तो आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा वो VOC जो रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस पे, वो रहेगा 51.93, ठीक है। तो ये आ गया आपका 51.93, ये आपका VOC रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये आपका VOC रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने लगेंगे, ठीक है। आपका जो लिमिट है वो 902.5 है, तो आपको अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स काउंट करने होंगे तो क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम रेंज है वो 902 है। तो अभी हम सीधे नीचे ही चले जाते हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन ए स्ट्रिंग इक्वल टू रहेगा आपका जो मैक्सिमम रेंज है आपकी, तो मैक्सिमम रेंज थी आपकी 902.5 जो आपने कैलकुलेट करी, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 51.93 से। तो ये आ जाएगा आपका 902.5 डिवाइड बाय 51.93, तो ये आ गया आपका 17.37। तो अगर हमारा जो मैक्सिमम वो 17.37, तो 0.37 तो मॉड्यूल लगा नहीं सकते, तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। तो आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपने काउंट कर लिया इस तरह से। अब हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने रहेंगे उस स्ट्रिंग के अंदर। मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स निकालने के लिए सेम है। अब आपका जो वोल्टेज है वो मिनिमम कब रहेगा, आपका वोल्टेज मिनिमम तब रहेगा जब आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तभी आपका जो वोल्टेज है वो मिनिमम रहेगा, और उस टाइम पे आपका जो लोड रहेगा वो कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा कब होगा, नून के टाइम पे, जब दिन का दोपहर का टाइम होगा उसी टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब हम वापस उसी फॉर्मूले में जाते हैं। तो आपका जो उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका काउंट होगा, जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा आपका VMP एट, तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आपका 45 डिग्री सेल्सियस। तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर हमने यहाँ डाल दिया 45 डिग्री पे, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, तो उस टाइम पे जो आपका वोल्टेज रहेगा वो मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पे अगर आपको चेक करना तो आपका जो VMP STC पे जो है वो, और जो टेम्परेचर के साथ ही आपका कम हो रहा, इसलिए कितना कम हो रहा वो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा,
कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका कितना कम हुआ, वो आप यहाँ से माइनस करोगे। तो आपने जो है वोल्टेज चेंज पर डिग्री सेल्सियस अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा, ये मैंने देख लिया कि पर डिग्री सेल्सियस पे वोल्टेज चेंज कितना हुआ मैक्सिमम पावर पे, वो सिग्मा हमने डिनोट कर दिया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ सेल एट 40 डिग्री और माइनस आ जाएगा आपका टेम्परेचर ऑफ सेल एट STC। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो 40 डिग्री सेल्सियस पे जो सेल का टेम्परेचर रहेगा वो अराउंड हो जाएगा आपका 65 डिग्री, कि अराउंड 25 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा आता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ को धूप में रखोगे और उसको रेगुलर हीट मिलती रहेगी तो उसकी जो हीट है, उसका जो टेम्परेचर है, जो उसका जो सोर्स है, सोर्स के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे भी आप कभी कोई लोहा रखते हो तो लोहा जो होता है वो दिन के टाइम में आपका जो बाहर का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री, लेकिन लोहे का टेम्परेचर उस टाइम रहेगा 70-80 डिग्री के आसपास। तो वही चीज़ यहाँ पे जो सेल है, सेल का टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा। तो 40 डिग्री अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है तो सन रेज की जो रेडिएशन जो आ रही है उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, अगर नॉर्मली हम थंब रूल की बात करें तो नॉर्मली लेके चलते हैं कि जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर के पास आपका जो 25 डिग्री उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 65। तो ये आपका रह जाएगा VMP at STC जो है हमारा। अगर हम इसके ऊपर जाके देखें तो VMP at STC जो है आपका ये रहा 40.3 है। तो VMP at STC आपका आ गया 40.3 और माइनस कर दिया हमने सिग्मा, और सेल टेम्परेचर जो है 40 डिग्री पे वो रहेगा आपका 65 डिग्री, और उसमें से माइनस कर दिया हमने STC टेम्परेचर आपका 25 डिग्री। तो इसको एक बार और लिख लेता हूँ मैं। तो 14.3 माइनस सिग्मा, और ये आ गया आपका 40 डिग्री। अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना कि आपका सिग्मा क्या रहेगा। तो मैं यहाँ से सिग्मा फाइंड आउट कर लेता हूँ। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इनटू आपका VMP। तो आपका जो VMP है वो है आपका 14.3, तो ये आ गया यहाँ पे 14.3, और जो आपका इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो रहेगा मैक्सिमम पावर पे जो आपका वोल्टेज का टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा वो रहेगा 0.36। तो ये आ जाएगा 0.36% है। 0.36% है, इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 0.36 इंटू 40.3 डिवाइड बाय 100। तो ये आ गया आपका 0.145 वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस पे इतना वोल्टेज आपका चेंज होगा। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमारा कितना चेंज होगा। तो ये आ जाएगा आपका 14.3 माइनस 0.145 इंटू ये आपका है 40 डिग्री। तो इसका आंसर हम अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर हमारा आ गया है इसका आंसर आ गया हमारा 0.145 को हमने मल्टीप्लाई किया 40 से, तो ये आया हमारा 5.8, और इसको माइनस किया हमने 40.3 से, तो उसमें से 40.3 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 34.5। तो ये आ जाएगा आपका 34.5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका जो रहेगा मिनिमम वोल्टेज रहेगा। अब उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर पे आपको ये चेक करना कि आपकी जो केबल्स वगैरह जो रहती है, कि आपकी जो केबल्स रहती है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर, उसकी वजह से जो पावर लॉस होता है, जो वोल्टेज लॉस होता है, कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, तो वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अराउंड 2% लेके चला जाता है कि 2% आपका जो ये है वोल्टेज जो है ड्रॉप होगा। तो इसको भी हमें इसमें कंसिडर करना पड़ेगा
तो अगर हम इसको कंसिडर करें तो वो आ गया आपका करीब करीब, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, तो आपको ये मिस्टेक सीधे नहीं बताते हुए हम क्या करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है इसको 40 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 40 डिग्री लेना चाहिए था, ये हमारा 65, ये हमें 45 लेना चाहिए था। अब मैं इतना सारा पूरा करूँगा तो मेरी पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर वहाँ की जो साइड की कंडीशन थी, वहाँ की जो साइड की कंडीशन को हम 40 डिग्री लेते हैं कि हमारी जो साइड की कंडीशन थी वो 40 डिग्री थी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, हमें ये पूरा कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए मिस्टेक हो गई है। तो ये टेम्परेचर है 40 डिग्री किया। अब हम हमारी जो साइड की कंडीशन है उसको चेंज कर दिया हमने, जो हमारी साइड की कंडीशन है उसको मान के चलिए कि उसकी साइड का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक हो गया, हमने 40 की जगह 45 की जगह हमने 40 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया है, ये 70 होना चाहिए था, लेकिन हमें वो कर दिया। तो अभी हम 40 डिग्री हम अपनी कंडीशन चेंज कर लेते, नहीं तो हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक है, तो आपका जो मान के चलते हैं कि 2% होगा, तो 34.5 जो है उसका अगर हम 2% वोल्टेज ड्रॉप लेके चले तो 34.5 इंटू 0.98 करेंगे, क्योंकि 2% लॉस करेंगे तो 0.98 आपका इतना परसेंटेज वोल्टेज का आपको मिलेगा, 98% वोल्टेज का आपका वहाँ पे जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू है 34.5, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.98 से, तो आपका 33.81 आपका वोल्टेज आपको मिलेगा। ये आपका मिनिमम वोल्टेज जो रहेगा, कम से कम वोल्टेज इतना आपका मॉड्यूल देगा किसी भी कंडीशन में, मतलब आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा उस टाइम पे आपका इतना वोल्टेज देगा। ये और भी कम भी हो सकता है, वो आपका साइट की कंडीशन के ऊपर, अगर साइट के ऊपर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा, तो इतना आपको मिलेगा। अब हमने ये क्या किया, ये आपको पता लग गया ना, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने कंसीडर किया है 2% का 2% वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू केबल्स, डीसी और एसी केबल्स की वजह से, डीसी केबल का ड्यू टू केबल, ठीक है, कि 2% आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया 33.81 मिनिमम वोल्टेज। अब आपका जो उसका मिनिमम रेंज था वो आपने सेलेक्ट किया था 220, तो आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इससे कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएंगे आपके मिनिमम नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स, अगर हम बात करें वो इक्वल हो जाएगा आपका, जो मिनिमम रेंज थी उसकी 220 थी, 220 डिवाइड बाय 33.81, तो मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपके आ गए हैं 220 डिवाइड बाय 33.81, तो ये आ गया आपका 6.5। तो 6.5 से कम तो जा नहीं सकते हम, तो हमारा जो मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जितने हम लगा सकते हैं वो 7 रहेगा, क्योंकि 7 से नीचे 6 मॉड्यूल्स, आधा मॉड्यूल तो हम लगा नहीं सकते, तो 7 से नीचे 6 मॉड्यूल और 6 मॉड्यूल हम जा नहीं सकते, तो हमने ले लिया 7 मॉड्यूल। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हम कितने लगा सकते हैं उसकी रेंज आ गई आपकी 7 से लेके आप 17 के बीच में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगा सकते हो। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई कि आप इस रेंज में एक स्ट्रिंग के अंदर, इस रेंज के अंदर आप नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगा सकते हो 7 से लेके 17 के बीच में। तो हमने इसका एक चीज़ कैलकुलेट कर दिया कि आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स थे इस स्ट्रिंग के अंदर वो आ गए आपके 17 और मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपके आ गए 7। ठीक है, ये आपकी बात हो गई स्ट्रिंग की कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपकी लगा सकते हो, तो मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास आ गए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम कितनी लगा सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग्स जो है आपकी पैरेलल में लगती है, स्ट्रिंग्स जो रहेगी वो पैरेलल में लगती है, और स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रहते हैं वो सीरीज में लगते हैं। जैसे ये जो मॉड्यूल्स है, तो ऐसे हमने जो कैलकुलेट कर दिया, ये हमारा जो कैलकुलेट हो ही गया है कि ये आपका रहेगा 7 से लेके 17 के बीच में। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं कि ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आप कितने लगा सकते हैं। स्ट्रिंग्स जो लगती है वो पैरेलल में लगती है, तो पर एमपीपीटी उसने दे रखा है कि आप नंबर ऑफ इनपुट्स आपके कितने रहेंगे, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके अकॉर्डिंग दे रखा है उसने। तो हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम उसमें कितनी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमें देखने के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी जो मैक्सिमम इनपुट करंट है वो कितनी है। मैक्सिमम इनपुट करंट है इसकी पर एमपीपीटी 22 एम्प्स, ठीक है। पर एमपीपीटी इसकी मैक्सिमम इनपुट करंट है 22 एम्प्स और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है वो है 30 एम्प्स। तो हम शॉर्ट सर्किट करंट को लेके ही कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सेफ लिमिट की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट जो है आपकी जो पैनल के द्वारा जो शॉर्ट सर्किट करंट आ रही है उसी को लेके हम इसका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम कितनी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम वापस हमारे जो शीट है, डेटा शीट है मॉड्यूल की, उसके ऊपर, और वहाँ से हम जो डेटा लेना है वो एक तो हमें लेना है कि मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट इसकी कितनी है 10.45 और मैक्सिमम पावर करंट जो है 9.92। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम इसको शॉर्ट सर्किट करंट को लेके चलते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें एक सेफ लिमिट में रहे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट जो है आपकी 10.45 है और आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है शॉर्ट सर्किट करंट का वो है 0.04। तो 10.45 और 0.04, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ही नीचे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे ही कैलकुलेट शुरू करता हूँ मैं। तो जो ISC जो है उसका मॉड्यूल का वो है आपका 10.45 एम्प्स और आपका जो परसेंटेज टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसका ISC का और ISC जो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ISC जो है आपका 0.04% पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं हम कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है। मैक्सिमम रेंज हमने देख लिया कि मैक्सिमम रेंज हमारी 30 एम्प्स थी। आपकी इसका जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है वो 30 एम्प्स है, तो 30 एम्प्स और मैक्सिमम इनपुट करंट पर एमपीपीटी है उसकी 22 एम्प्स। तो हम 30 एम्प्स के अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। तो 30 एम्प्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद ये भी देख लेंगे कि वो 22 एम्प्स के अंडर में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो दोनों हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो मैक्सिमम करंट है ISC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना होगा कि मैक्सिमम करंट वो कितना दे सकता है। अब मैक्सिमम करंट आपका कब देगा, जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो आपका जो ISC रहेगा, ISC आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एट जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आपने लिया है 40 डिग्री, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका जो है वहाँ साइड का 40 डिग्री है, तो ISC एट 40 डिग्री जो आप निकालना है, तो उसके लिए आपका रहेगा ISC एट STC पे जो आपका ISC है STC प्लस जो टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग आपका कितना जो करंट है वो चेंज होगा, तो वो सिग्मा इनटू जो आपका टेम्परेचर ऑफ सेल एट STC माइनस टेम्परेचर ऑफ सेल, सॉरी ये STC नहीं, एट 40 डिग्री रहेगा, 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर ऑफ सेल एट STC। अब मैंने आपको ये बता ही दिया वहाँ पे कि आपका जो टेम्परेचर जो रहेगा उसका वो रहेगा आपका 65 डिग्री और जो STC जो रहेगा, STC पे जो सेल का टेम्परेचर रहेगा वो रहता है अपना 25 डिग्री। तो उसकी इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ISC जो हमारा है वो 10.45 है, 10.45 प्लस सिग्मा और ये रहेगा आपका 65 माइनस 25। तो यहाँ से हमारा आ गया 10.45 प्लस सिग्मा और ये आ गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। और अब हम बात करते हैं
सिग्मा कैसे फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा फाइंड आउट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू रह जाएगा आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है परसेंटेज में, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने देख लिया 0.04% इनटू आपका जो IAC करंट है वो, तो 10.45, ठीक है, ये आपका IAC करंट हो गया। तो आपका जो वोल्ट करंट है, जो आपका कोफिशिएंट है कि कितना आपका ये चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ करंट हो रहा है पर डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हमारा हो जाएगा हमारा 10.45 का 0.4%। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा करीब करीब 0.04 इंटू 10.45, तो ये आ गया हमारा 0.418 का भी हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा करीब करीब 0.00418, ठीक है, एम्पियर पर डिग्री सेल्सियस, ये आ गया हमारा ये चीज़। तो अगर हम अभी बात करें आपका ये जो वैल्यू है इसको इसमें रखेंगे तो क्या आ गया हमारा 10.45 प्लस 0.00418 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 0.00418 इंटू 40 प्लस हो जाएगा आपका 10.45, तो ये आ गया आपका 10.61, ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट रहा 40 डिग्री पे। तो अभी हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो रहेगी वो इक्वल टू आ जाएगा आपका जो उसका जो मैक्सिमम करंट रेंज जो थी वो 30 एम्स थी, शॉर्ट सर्किट करंट मैक्सिमम इनपुट करंट जो था, और आपकी जो इसकी मॉड्यूल की जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है वो 10.61 है। तो ये आ गया आपका 2 करीब 9 के अराउंड आ गया। तो 2.9 से तो हम लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगा पाएंगे, इससे हमें ये मैक्सिमम है तो इससे हमें डाउन में जाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 2 नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में एक सिंगल MPPT के लिए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि 2 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है हमारी वो करंट दे रही है अराउंड 2 इंटू 10.61। तो जो हमारी मैक्सिमम इनपुट करंट जो आ रही है पर MPPT 2 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग आ रही है 2 इंटू 10.61, क्योंकि एक से इतनी आ रही तो 2 से इतनी आएगी। तो ये आ गया हमारा अराउंड 21.12, जो हमारी उसकी जो मैक्सिमम इनपुट करंट है, मैक्सिमम इनपुट करंट हमारे 22 एम्स है, उससे भी कम है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमने आ गई है 21.2, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ निकालते हैं कि एग्जैक्ट नंबर कितना आएगा, कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो है अभी हमने इसमें देख लिया कि इसके जो नंबर ऑफ इनपुट्स है वो है, इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट 2 है, नंबर ऑफ इनपुट्स पर MPPT 2 है, मतलब कि 2 स्ट्रिंग्स एक में आ जाएगी और 2 स्ट्रिंग्स दूसरे में आ जाएगी। और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो है टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 48 ऑफ मॉड्यूल्स है हमारे पास 48। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगी वो कितनी हो गई हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इनपुट, टोटल नंबर ऑफ MPPT कितने हो गए हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे कि एक MPPT में इनपुट्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पर MPPT,
वो आ रहा है आपका 48/2, क्योंकि आपके पास 2 MPPT उसमें लगे हुए हैं, 2। इसका मतलब क्या हो गया 24 नंबर। ठीक है, तो आपके पास एक MPPT में 24 नंबर तो मॉड्यूल्स लग जाएंगे। तो 24 नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स आपके एक MPPT में लग रहे हैं, और एक MPPT का जो इनपुट है वो 2 है, मतलब कि एक MPPT में 2 स्ट्रिंग आप लगा सकते हो। तो आपका भी जो मैक्सिमम इनपुट करंट है उसका 2 स्ट्रिंग आप लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग भी। तो आप एक MPPT में एक स्ट्रिंग लगा सकते हो, एक MPPT में 2 स्ट्रिंग लगा सकते हो। तो इसको आप फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो 12 × 2 मतलब कि आप 12 नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स की 2 स्ट्रिंग्स आप लगा सकते हो एक MPPT के लिए, और दूसरे MPPT के लिए भी सेम। तो आपकी जो रहेगी स्ट्रिंग्स जो रहेगी, मतलब कि आपने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पर स्ट्रिंग जो आया आपका वो आया आपका 12। ठीक है, एक स्ट्रिंग में आप 12 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगा सकते हो, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो रहेगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग पर MPPT वो रहेगी आपकी 2। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पर MPPT 2 रहेगी, और आपके जो नंबर ऑफ MPPTs है वो है 2। तो टोटल आपकी 4 स्ट्रिंग बन गई। ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। नंबर ऑफ MPPT वो है आपके 2। तो आपके जो रह गई 48 मॉड्यूल्स इसमें आप पूरे हो गए। अभी आपको ये चीज़ और ध्यान रखना है कि पर MPPT में जो आप स्ट्रिंग लगा रहे हो उन दोनों स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वोल्टेज है दोनों वोल्टेज पैरेलल में रहेगा, दोनों नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर पर MPPT मतलब किसी एक सिंगल MPPT के लिए जितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आपकी आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, जितनी भी आ रही है, तो उन स्ट्रिंग्स के अंदर जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रिंग के अंदर आपका 12 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आ रहा है, एक के अंदर 13 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आ रहे हैं। तो पर MPPT में अगर ये ऐसा मिसमैच रहेगा तो उसकी जो वोल्टेज है वो आपका मिसमैच आएगा, क्योंकि एक का वोल्टेज आपका ज़्यादा आएगा, दूसरे का वोल्टेज उससे कम आएगा, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कम है जिस स्ट्रिंग में उसका वोल्टेज कम रहेगा। उसकी वजह से जो आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का माल फंक्शनिंग हो सकता है। तो आपका जो किसी भी एक सिंगल MPPT के लिए जो स्ट्रिंग्स जो लगाओगे आप सिंगल MPPT के लिए, तो उस स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रहेंगे, तो जैसे आपने अगर 2 स्ट्रिंग्स लगाई है सिंगल MPPT में, तो उन दोनों स्ट्रिंग्स में जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका अगर डिफरेंट अलग अलग MPPT है तो ऐसा हो सकता है कि एक MPPT के लिए जो आपने स्ट्रिंग लगाई है, जैसे एक MPPT है उसके अंदर आपने, अब ये कॉम्बिनेशन आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने क्या किया, इसको कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया। आपने क्या किया, नंबर ऑफ मॉड्यूल आपके पास 48 है, तो आपने बोला कि मैं एक MPPT 1 के लिए मैं लगा लेता हूँ 30 मॉड्यूल, और MPPT 2 के लिए मैं लगा लेता हूँ 18 मॉड्यूल्स। MPPT 2 के लिए 30, MPPT 1 के लिए 30 मॉड्यूल्स, MPPT 2 के लिए 18 मॉड्यूल। तो ये एग्जैक्ट आपके 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट आपके 15 मॉड्यूल्स की स्ट्रिंग बनेगी, एक 15 और 15 की, और इसमें आपकी बनेगी 9 और 9 की। ये आप ज़रूर कर सकते हो कि अलग अलग जो आपके MPPT है उन दोनों के लिए स्ट्रिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी एक सिंगल MPPT में जो आप स्ट्रिंग्स लगाओगे, नंबर ऑफ इनपुट्स जो लगाओगे, उसमें जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रहेंगे वो सेम होना चाहिए। जैसे ये 15/15 ही होना चाहिए, ये 16/14 नहीं हो सकता कि एक स्ट्रिंग में आपने 16 लगा लिया, दूसरे में आपने 14 लगा लिया, तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों नंबर ऑफ, इस दोनों में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा SLD बना देता हूँ जो हमने कैलकुलेशन किया, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारा। तो हमारा एक सिंपल सा LCD बना देता हूँ। आपका ये जो है SLD को मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा इसका जो सर्किट डायग्राम जो दे रखा था उसमें, उसी के ऊपर सर्किट डायग्राम पे ही डिनोट कर लेते हैं कि हमारा जो
सर्किट डायग्राम इसने दे रखा है, डायग्राम में ही ये इन्वर्टर का जो सर्किट डायग्राम है उसी को यूटिलाइज हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये PV जो 1 है, PV1, इसके अंदर हमारा जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो एक के अंदर 12 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यूज़ कर लिया। इसके अंदर भी हमारा जो है 12 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लग गए हैं, इसके अंदर भी हमारा 12 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगे हैं, और इसके अंदर भी हमारा 12 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स लगे। तो ये जो एक MPPT है उसके लिए ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो दूसरा MPPT उसके लिए ये नीचे वाला सेक्शन है। ठीक है, एक के लिए ऊपर वाला हो गया, एक के लिए नीचे वाला हो गया। और उसके बाद जो इनपुट गया वो इनका इनपुट इसमें गया, इसका इनपुट इसमें गया, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो MPPT में इस MPPT में इसका गया, इस MPPT में इसका गया, और उसके बाद जो DC AC कन्वर्टर में दोनों का जाके ऐड हो गया, और उसके बाद आपका जो है आउटपुट यहाँ पे आपको मिल गया ईएमआई फिल्टर के द्वारा होते हुए, लास्ट में आपका आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से उनका जो कनेक्शन है वो हो गया। तो इसमें हमने पूरा देख लिया इस क्लास के अंदर कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कैसे काउंट करते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या आपको बातों को ध्यान रखना है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैसे काउंट करते हैं, और उन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। तो एक मैं आपको इसका भी SLD बना के दिखा लेता हूँ कि आपका जो ये रहेगा कनेक्शन किस तरह से रहेगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक पूरा आइडिया एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए आपकी कि इस क्लास में हमने सीखा क्या है। तो हमारा जो है यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, जो हमारे पैनल जो थे, नंबर ऑफ पैनल्स, तो ये मान लीजिए ऐसे ऐसे करके मैंने 12 पैनल्स लगा दिए। ठीक है, वैसे हमारे पास टोटल कितने हैं, 48 थे, तो वो मैं सारे यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये तीसरी जो स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग भी मैं बना लेता हूँ, और जो फोर्थ स्ट्रिंग है, फोर्थ स्ट्रिंग भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे चारों स्ट्रिंग हमने बना दिए, और ये जो है इसका जो जैसे इसका पॉजिटिव ऊपर है, इसका नेगेटिव नीचे है, इस पैनल का पॉजिटिव ऊपर है, इसका नेगेटिव नीचे है, ऐसे ही सेम है। तो हमारा जो सीरीज़ में इसको कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, सीरीज़ वाला एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, इस तरह से सीरीज़ में कनेक्शन होता है। तो ये एक स्ट्रिंग एक बन के आपकी तैयार होगी, और ये जाके आपका जो है नेगेटिव वाला है, और यहाँ से आपका पॉजिटिव मिलेगा, तो ये जाके आपके इन्वर्टर के अंदर जो MPPT है, MPPT के इनपुट जो है इनपुट 1 के अंदर आपका जुड़ जाएगा। सेम चीज़ दूसरे वाली स्ट्रिंग में भी होगी। ठीक है, सेम चीज़ दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर भी होगी, और वैसे ही इसमें ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव रहेगा वो यहाँ से लेके ये आपका यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। सेम जो चीज़ है और तीसरे वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर भी होगी। और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मैंने आपको बता ही दिए है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपके कितने हैं। तो हर एक के अंदर जो है 12 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। ठीक है, अभी ये जो दोनों हैं ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हो गई है। ठीक है, MPPT में जाने से पहले ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गई है। तो सीरीज़ में कनेक्ट हो गई है। इसको मेरा थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है, ये जो स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे सीरीज़ में कनेक्ट हो गए। अभी हमारे जो पर MPPT में जो है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, जो नंबर ऑफ इनपुट जो है वो 2 है। तो ये जो दोनों इनपुट है वो पैरेलली कनेक्ट होंगे। तो पैरेलली बनाने के लिए मैं इनको यहाँ से लेके ये जो है इसका पॉजिटिव वाला इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, और इसका जो नेगेटिव है वो इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, और ये दोनों जो है ये दोनों आपके MPPT के इनपुट में आ गए। ठीक है, उसके बाद आपका जो इन्वर्टर का ऑपरेशन वो चलेगा। और सेम चीज़ इसमें भी होगी, इसका जो पॉजिटिव है
और इसका जो पॉजिटिव है, तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा और इसका जो नेगेटिव है वो इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, और ये जो दोनों हैं वो आपके MPPT-2 जो है आपका उसके अंदर जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो ये दोनों हैं, ये दोनों इसका आउटपुट जो है आपका 3 फेज 4 वायर का जो आउटपुट है RYB और न्यूट्रल आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका इसका सिंपल सा कनेक्शन रहेगा। तो अभी आपको ये क्लास में पूरी पिक्चर क्लियर होगी किस तरह से मॉड्यूल का कनेक्शन हुआ है, किस तरह से स्ट्रिंग बना है, किस तरह से उनका इनपुट जो है वो गया है, किस तरह से हमने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स फाइंड आउट किए कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप कितने लगा सकते हो उसके अंदर। तो ये सारी आपकी पिक्चर क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास में हम देखेंगे कि लॉसेस क्या होते हैं हमारे, कि नंबर ऑफ लॉसेस कितना आएगा, कितना एफिशिएंसी हमारा इसका रहेगा। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।